हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है प्रीवियस ईयर जेईई मेन ओब्लिक एआई ट्रिपल 2002 टू 2018 तक का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये जो है ऑफलाइन पेपर है। 2019 से ऑनलाइन पेपर होने लगा, मतलब फुल्ली ऑनलाइन होने लगा। उससे पहले भी ऑनलाइन होता था, लेकिन उस टाइम ऑफलाइन का भी ऑप्शन रहता था। तो ऑनलाइन पेपर जो है वो हम एक साथ डिस्कस करेंगे। ये सारा ऑफलाइन पेपर है, तो एक बार जो है सारे क्वेश्चन को आप खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, और इसका पीडीएफ जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आसानी हो। जो क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगा सिर्फ उसी का सॉल्यूशन देखिएगा, क्योंकि सिर्फ सॉल्यूशन देखने से आपको कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। आप क्वेश्चन को खुद से जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन, उसके बाद 10th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन, यहाँ तक है 17th। उसके बाद 18th क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन, 22nd क्वेश्चन, इसका ऑप्शन है ये, 23rd क्वेश्चन, 24th क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन, 26th क्वेश्चन, 27th क्वेश्चन, उसके बाद 28th क्वेश्चन और 28 का ऑप्शन 1 2 3 4। अब जो है सभी का आंसर की है, एक एक करके आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और आपसे जो क्वेश्चन ना बने उसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए कंपाउंड कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 9:1:3.5 बाय वेट। मोलिकुलर वेट ऑफ द कंपाउंड इज 108। मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। तो आपको दिया हुआ है कि एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन 9:1:3.5 के रेशियो में है बाय वेट। मतलब अगर 9 ग्राम 9 ग्राम अगर कार्बन है तो 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा और 3.5 ग्राम नाइट्रोजन होगा, या फिर इसी रेशियो में रहेगा 9x और 3.5x। और उस कंपाउंड का मोलिकुलर वेट दिया हुआ है 108। तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड का? अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि 108 मोलिकुलर फॉर्मूला सिर्फ ऑप्शन सी में है, बाकी किसी में मोलिकुलर फॉर्मूला 108 है ही नहीं। तब तो आपको पूरा सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन सी मारिए, आगे बढ़ जाइए। देखिए 58 ग्राम इसका होगा मोलिकुलर फॉर्मूला। 12 इंटू 2 प्लस 6 प्लस 28, तो 24 प्लस 6 प्लस 28 58 ग्राम होगा। ये होगा 12 इंटू 3 36 प्लस 4 40 प्लस 14 54 ग्राम। 12 इंटू 6 72 प्लस 8 80 प्लस 28 108। ये तो 12 इंटू 9 108 हो जाता है, प्लस 12 तो 108 से ज्यादा ही हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन में आपका 108 ग्राम आ रहा है मोलिकुलर वेट, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऐसे प्रॉपर मेथड क्या है, तो उस कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का वेट पता चल गया है, तो इसका नंबर ऑफ एटम का रेशियो पता चल जाएगा। 9:1:3.5 अगर मास का रेशियो है तो मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए, तो 9 डिवाइडेड बाई 12, 1 डिवाइडेड बाई 1 और 3.5 डिवाइडेड बाई 14। तो ये जो है एटम का रेशियो होगा, मतलब 3/4 इज टू 1 इज टू 1/4, मतलब 3:4 अगर इस रेशियो में कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन रहेगा तभी उसका मास का रेशियो 9:1:3.5 रहेगा। मतलब जैसे C3H4n इसी का होल n टाइम्स रहेगा। अब अगर 3 कार्बन रहेगा, 3 कार्बन के कोरस्पोंडिंग वेट होगा 36 ग्राम, 4 हाइड्रोजन के कोरस्पोंडिंग वेट होगा 4 ग्राम और 1 नाइट्रोजन के कोरस्पोंडिंग वेट होगा 14 ग्राम। मतलब ये 9:1:3.5 के रेशियो में रहेगा। अब इसी का n, तो अगर होल n रहेगा मोलिकुलर फॉर्मूला, तो ये 3 इंटू एन तो 36 इंटू एन टाइम्स हो जाएगा, 4 इंटू एन 14 इंटू एन, एन तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। तो ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ गया कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का, मतलब C3H4n। ये जो है इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा इस कंपाउंड का।
C3H4n, और इसका होल n मोलिकुलर फॉर्मूला होगा। तो मोलिकुलर वेट पता है और इंपेरिकल फॉर्मूला पता है, तो n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू होगा मोलिकुलर फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला वेट। मोलिकुलर फॉर्मूला का वेट आया है 108, दिया हुआ है मोलिकुलर फॉर्मूला का वेट, मोलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड, और इंपेरिकल फॉर्मूला है C3H4n, तो इंपेरिकल फॉर्मूला वेट होगा 12 × 3 + 4 + 14, अभी तो निकाले हैं 54, तो 108 को 54 से डिवाइड कीजिए तो n = 2 आया, मतलब इसका 2 टाइम्स होगा आपका मोलिकुलर फॉर्मूला, तो C6H8n2, ऑप्शन सी यही तो मोलिकुलर फॉर्मूला होगा। ऐसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखिएगा तो एग्जाम में डायरेक्ट सी मारिए, आगे बढ़ जाइए, पूरा प्रोसेस करने का जरूरत ही नहीं है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, क्योंकि 108 मोलिकुलर वेट सिर्फ ऑप्शन सी में ही दिया हुआ है। इसके बाद सेकंड है विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विच ऑफ दीज चेंजेस, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे मोलेलिटी, वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोलेलिटी, मोल फ्रैक्शन, इसमें से कौन चेंज होगा, तो जो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा वही चेंज होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। आपको पता है कि मोलेरिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज कीजिएगा तो मोलेरिटी भी चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो मोलेरिटी चेंज हो जाएगा। इसके बाद थर्ड है वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर इज, तो गैस कांस्टेंट आर का क्या वैल्यू होगा ये आपको बताना है। तो देखिए 0.082 लीटर एटीएम नहीं होता है, एक्चुअली में यहाँ केल्विन भी आएगा, PV = nRT, तो R में जो है PV/NT हो रहा है, मतलब R का जो वैल्यू होगा उसका यूनिट होगा लीटर, वॉल्यूम के कारण एटीएम, लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। तो अगर प्रेशर एटीएम में और वॉल्यूम लीटर में रहता है तो आर का वैल्यू होता है 0.082, लेकिन लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन होता है। और अगर एसआई यूनिट में रहता है, मतलब प्रेशर अगर पास्कल में रहे और वॉल्यूम अगर मीटर क्यूब में रहे, तो उस केस में आर का वैल्यू होता है 25/3, या फिर इसी को 8.3 भी बोलते हैं, तो 8.3 पास्कल इंटू मीटर क्यूब मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, और पास्कल इंटू मीटर क्यूब होता है आपका जूल, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, इसको एक्चुअली में आप इस तरह से लिख सकते हैं, प्रेशर इंटू एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम आपका एरिया इंटू लेंथ होता है, तो प्रेशर इंटू एरिया, और आपको पता है प्रेशर इंटू एरिया जो है ये फोर्स होता है, तो फोर्स इंटू लेंथ, फोर्स इंटू लेंथ क्या होगा, फोर्स इंटू लेंथ होता है वर्क डन। क्लास 9th में आप पढ़े हैं कि कोई ब्लॉक है, इसको एफ फोर्स से, इस पे एफ फोर्स अगर लगा रहे हैं और ये एल डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो वर्क डन हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब वर्क डन का यूनिट और फोर्स इंटू लेंथ का यूनिट दोनों सेम होना चाहिए, तो पीवी का यूनिट और फोर्स इंटू लेंथ ये दोनों सेम है, तो पीवी का भी यूनिट वर्क डन का यूनिट होता है, तो इसका यूनिट जूल होगा, ये जो पास्कल इंटू मीटर क्यूब है इसको आप जूल लिख सकते हैं, तो 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन, ऑप्शन सी करेक्ट है। ऐसे भी आप थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में आगे पढ़िएगा, वर्क डन = -P एक्सटर्नल इंटू डीवी, डीवी मतलब चेंज इन वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम का ही यूनिट होगा, चेंज इन वॉल्यूम, जैसे 5 लीटर पहले था वॉल्यूम, एक्सपेंड करके 10 लीटर हो गया, तो चेंज 5 लीटर का हुआ है, तो डीवी ये भी वॉल्यूम है, और प्रेशर, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम वर्क डन होता है, मतलब वर्क डन प्रेशर इंटू वॉल्यूम होगा, तो ये इसका यूनिट जूल होगा, अगर ऐसा यूनिट में रहेगा प्रेशर और वॉल्यूम, तो मतलब वॉल्यूम मीटर क्यूब में होना चाहिए और प्रेशर पास्कल में होना चाहिए, उस केस में जो वर्क डन आएगा वो जूल में आएगा, तो पास्कल इंटू मीटर क्यूब को ही जूल बोलते हैं, तो गैस कांस्टेंट का वैल्यू 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन होगा, ये 0.082 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन अगर रहता तो ये सही था, लेकिन यहाँ यूनिट गलत है तो ये गलत हो जाएगा। और जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो आपको पता है कि 1 कैलोरी = 4.2 जूल होता है, जूल, तो 8.3 जूल = कितना कैलोरी हो जाएगा, तो 2 कैलोरी हो जाएगा, तो इसी को आप लिख सकते हैं 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, तो 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन होना चाहिए, ये भी नहीं होगा।
सिमिलरली अर्ग में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं जूल को अर्ग में। तो ये सब तो गलत होना ही था अगर ये सही हो गया। और ये दो वैल्यू तो हम पहले भी बता चुके थे, 0.082 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, इसी को 25/3 जूल पर मोल पर केल्विन भी बोलते हैं। 25/3 मतलब 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, नंबर ऑफ एटम्स इन 558.5 ग्राम आयरन, एटॉमिक वेट ऑफ आयरन इक्वल टू 55.85 ग्राम पर मोल। तो एक मोल आयरन का वेट है 55.85 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ आयरन है आपके पास 10। एक मोल का वेट है 55.85 ग्राम। अगर वेट 10 गुना हो गया तो नंबर ऑफ मोल भी 10 गुना होगा, तभी तो वेट 10 गुना हुआ है। या फिर नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला लगाइए, टोटल वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1 मोल। तो 558.5 डिवाइडेड बाय 55.85, तो 10 मोल आयरन है। और एक मोल का मतलब हो गया Na एटम, Na मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। तो आपके पास 10 मोल है, तो एक मोल में इतना आयरन एटम रहता है, 10 मोल में इतना इंटू 10, इतना आयरन एटम है, मतलब 6.022 इंटू 10⁻22 आयरन एटम है। तो बी और डी ये तो रिजेक्टेड है क्योंकि इसका वैल्यू ये नहीं है। इसके बाद ऑप्शन है ट्वाइस दैट इन 60 ग्राम कार्बन। तो 60 ग्राम कार्बन में कितना नंबर ऑफ मोल होगा? नंबर ऑफ मोल होगा 60 डिवाइडेड बाय 12, जीएमएम होता है कार्बन का 12, तो 5। तो 5 मोल कार्बन है, तो इसका दुगना कितना होगा? इसका दुगना होगा 10 मोल कार्बन। तो 5 मोल कार्बन में 5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होगा। तो इसका दुगना है, हाँ इसका दुगना हो जाएगा 10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ एटम इन इतना ग्राम ऑफ आयरन इज ट्वाइस दैट इन 60 ग्राम कार्बन। ऑप्शन ए यही करेक्ट होगा। ये भी चेक कर लीजिए, हाफ इन 8 ग्राम कार्बन, सॉरी हीलियम। तो इसमें नंबर ऑफ मोल होगा 8 डिवाइडेड बाय 4, जीएमएम होता है हीलियम का 4, तो 2 मोल आ गया। तो 2 का हाफ होगा 1 मोल। तो 1 मोल हीलियम में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होगा, जबकि बोल रहा है कि 1 मोल हीलियम में 10 मोल आयरन के बराबर पार्टिकल। गलत है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। ऐसे भी नहीं होना था अगर ए ऑप्शन हो गया तो, क्योंकि जेईई मेंस में सिंगल ऑप्शन करेक्ट टाइप ही आता है। जब 2020 से पेपर होने लगा तब भले इंटीजर टाइप भी आने लगा, लेकिन उससे पहले हमेशा सिंगल ऑप्शन करेक्ट टाइप ही सिर्फ रहता था। तो ऑप्शन ए अगर सही है तो बी सी डी तो गलत होगा ही। नेक्स्ट है व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 273 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर विल बी कंज्यूम्ड इन ऑब्टेनिंग 21.6 ग्राम ऑफ एलिमेंटल बोरॉन फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ बोरॉन ट्राइक्लोराइड बाय हाइड्रोजन। कहने का मतलब BCl3 जो है हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करेगा और इससे बोरॉन प्लस HCl बनेगा। तो ट्वाइस BCl3 प्लस 3H2, इससे ट्वाइस बोरॉन प्लस 6 HCl बनेगा। ये जो है बैलेंस्ड रिएक्शन हो गया। अब बोल रहा है कि 21.6 ग्राम एलिमेंटल बोरॉन चाहिए, 21.6 ग्राम। बोरॉन का एटॉमिक मास दिया हुआ है 10.8 ग्राम। तो 21.6 ग्राम में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ बोरॉन होगा? नंबर ऑफ मोल होगा 21.6 डिवाइडेड बाय जीएमएम, तो ये 2 मोल, मतलब 2 मोल बोरॉन प्रिपेयर करना है। तो 3 मोल से 2 मोल बोरॉन बनता है, मतलब आपके पास H2 गैस जो है वो 3 मोल H2 गैस चाहिए। तो अगर 3 मोल H2 गैस है और टेम्परेचर जो है हाइड्रोजन गैस का लिखा हुआ है, प्रेशर लिखा हुआ है, तो वॉल्यूम आप बता सकते हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय H2 गैस कितना होगा? PV इक्वल टू nRT। वॉल्यूम आ जाएगा nRT बाय P। नंबर ऑफ मोल है 3, R का वैल्यू 1/12 इंटू 273 डिवाइडेड बाय प्रेशर, प्रेशर 1 atm है। तो ये वैल्यू आएगा 22.75 इंटू 3, मतलब 66 के आसपास आएगा। 66 और 0.75 इंटू 3 होगा तो ये 67 के आसपास आएगा। 67.2 लीटर हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम चाहिए, मतलब इतना लीटर हाइड्रोजन गैस अगर 273 केल्विन और 1 atm प्रेशर पे रहेगा
तो ये जो है बोरोन ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो 21.6 ग्राम एलिमेंटल बोरोन प्रोड्यूस होगा। अब ये जो है इसका एग्जैक्ट वैल्यू 67.2 क्यों नहीं आ रहा है? तो एक्चुअली में ये आर का वैल्यू आप 0.082 लीजिएगा तो एग्जैक्ट आ जाएगा, लेकिन यहाँ वैल्यू देखिए बहुत ही दूर दूर है, तो एग्जैक्ट लेने का जरूरत रहता नहीं है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ऑब्जेक्टिव में 1/12 से भी आपको आइडिया लग जाएगा, तो आंसर तो 67.2 होगा। ऐसे भी आप सोचिए, ये जो है एसटीपी और एनटीपी पे कंडीशन होता है कि प्रेशर 1 एटीएम होना चाहिए और टेम्परेचर 273 केल्विन होना चाहिए। मतलब एसटीपी पे हाइड्रोजन का 3 मोल है, तो 1 मोल के द्वारा 22.4 लीटर वॉल्यूम प्रोड्यूस होता है। किसी भी गैस का अगर 1 मोल है तो वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो हाइड्रोजन का 3 मोल चाहिए, मतलब 3 मोल के लिए 67.2 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा एसटीपी या एनटीपी पे, तभी तो 67.2 लीटर के कॉरस्पॉन्डिंग 3 मोल हाइड्रोजन गैस रहेगा और 3 मोल से 2 मोल एलिमेंटल बोरोन प्रोड्यूस होगा और 2 मोल एलिमेंटल बोरोन का वेट 10.8 इंटू 2 21.6 ग्राम होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following groups represent a collection of isoelectronic species? तो इन सभी में बताना है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कौन सा है। मतलब ये तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है क्या? अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज होगा। सिमिलरली इधर, सिमिलरली इधर। तो एक एक करके चेक करते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, फ्लोरीन का होता है 9, सोडियम का होता है 11। तो अगर नाइट्रोजन एटम रहता तो उसमें 7 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन है, लेकिन इस पे चार्ज है 3-, मतलब नाइट्रोजन एटम 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो पहले से 7 इलेक्ट्रॉन था, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। फ्लोरीन, तो फ्लोरीन एटम अगर रहता तो 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन रहता, लेकिन इस पे नेगेटिव चार्ज है -1, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो 9 पहले से था, 1 और एक्सेप्ट किया, तो इसके पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 10। Na+, सोडियम एटम अगर रहता तो इस पे 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन रहता, लेकिन इस पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इस पे 11 पहले से था, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो 10 इलेक्ट्रॉन, तो तीनों के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। मतलब बाकी सब आंसर करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बाकी सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होगा। अगर इसमें तीनों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गया तो, जैसे बेरिलियम, अल्युमिनियम, क्लोरीन। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, उसके बाद अल्युमिनियम आता है, एटॉमिक नंबर 13। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन है, न्यूट्रल एटम है तो 4 इलेक्ट्रॉन होगा। अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, मतलब अगर अल्युमिनियम एटम रहता तो 13 इलेक्ट्रॉन होता, लेकिन 3+, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इससे लूज हो गया, तो Al3+ के पास 10 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं कहलाएगा। सिमिलरली Cl-, ये जो है अल्युमिनियम के बाद आता है, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17 होता है और इस पे नेगेटिव चार्ज तो 18 इलेक्ट्रॉन। इसमें तो तीनों में किसी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। नेक्स्ट Ca2+, तो Ca का होता है एटॉमिक नंबर 20, तो इस पे 20 इलेक्ट्रॉन रहता, लेकिन +2 है तो 18 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दिया। सीजियम का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 55, तो 55 एटॉमिक नंबर, लेकिन उससे 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 54 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ 18, यहाँ 54, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होगा। Na+ अभी देखे थे 10 इलेक्ट्रॉन। Ca2+, तो Ca2+ में 18 इलेक्ट्रॉन, यहाँ देख लीजिए, तो 10 और 18 सेम नहीं है। Mg2+, तो सोडियम और Mg2+, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन रहता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, लेकिन 2+ चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होगा तो 12 - 2 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो Na+ और Mg2+ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन Ca2+ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। अब जो है अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।